हेलो एवरीवन, कैसे हो आप? शानदार, मज़ेदार, चकाचक, बहुत सही तरीके से तैयारी और आखिरी के 15 दिन जेनेटिक्स की शुरुआत आज से। ठीक है। सो आज हम 6 साल के पेपर कवर करने वाले हैं फ्रॉम 2023 टू 2018। और नीचे कमेंट में अगर तुम बोलोगे तुमको पार्ट 2 चाहिए तो फिर मैं इसका पार्ट 2 बनाऊंगा, क्योंकि इसके फिर अगले क्वेश्चन जो पार्ट 2 है उसमें 50 क्वेश्चन के आसपास है। मतलब जो कितना 14, 15, 16 और 17 और 18, नहीं 17, 4 साल के जो क्वेश्चन पेपर है। तो अगर तुम बोलोगे तो मैं बना दूंगा, वरना हम इसके बाद भी कवर कर लेंगे। बट आई थिंक बन जाना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट फिर भी एक बार कमेंट में बता देना इफ यू वांट द पार्ट 2 और नॉट। राइट, सो वी आर स्टार्टिंग फॉर द जेनेटिक्स पीवाईक्यू। और आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो 2023, इसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं थे 2023 में, और 2018, तो कुल मिला के 40 क्वेश्चन के आसपास जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं। लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट क्वेश्चन। पार्ट बी, पहला सवाल। विच वन ऑफ द फॉलोइंग जेनेटिक प्रोसेस सेक्स इन्वॉल्व सेक्स पिलाई? सेक्स पिलाई या सेक्स पैलेस जो भी है, तो किसके अंदर डेवलप होती है आपकी? ड्यूरिंग द कॉन्जुगेशन डेवलप होती है। और इसमें क्या होता है आपका? फर्टिलिटी प्लाज्मिड जो इस तरीके से मूव करता है, एंड दैट्स व्हाई द आंसर इज सिंपल कॉन्जुगेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सर? A co-integrated vector is used to transfer clone gene into which one of the following? So देखो यहाँ पे co-integrated vector के बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पे co-integrated का मतलब होगा कि दो ऐसे प्लाज्मिड्स होंगे जिनको हम मिक्स करके क्या बनाएंगे, एक नया वेक्टर डेवलप करेंगे, और उसी को हम को-इंटीग्रेटेड वेक्टर बोलते हैं। तो दो वर्ड से जो याद रखना है, एक होता है बाइनरी वेक्टर और एक होता है को-इंटीग्रेटेड वेक्टर। ये दोनों ही वेक्टर्स जो होते हैं आपके, ये यूज किए जाते हैं प्लांट ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। किसके लिए? प्लांट ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। और इसीलिए यहाँ पे जो आंसर है वो क्या है? प्लांट्स। सिंपल। बट हाँ, इसके बारे में दो तीन चीजें समझ लो। जैसे कि यहाँ पे अगर हम बात करें तो जेनेटिकली इंजीनियर टीआई प्लाज्मिड वेक्टर्स की अगर हम बात करें तो दो केसेस है इसके अंदर, बाइनरी और को-इंटीग्रेटेड वेक्टर। बाइनरी सिस्टम में हम दो वेक्टर्स रखते हैं। एक होता है हमारे पास में डिसआर्म्ड टीआई प्लाज्मिड, दिस इज योर डिसआर्म्ड टीआई प्लाज्मिड। डिसआर्म्ड टीआई प्लाज्मिड को किसको बोलते हैं? कि यहाँ पे विर्ड जीन्स नहीं है हमारे पास में और जीन ऑफ इंटरेस्ट है। तो यहाँ पे बेसिकली विर्ड जीन्स नहीं है, तो विरुलेंस के जीन्स हटा दिए हमने यहाँ पे। और यहाँ पे हेल्पर है जो कि आपका इन्फेक्शन के लिए है, जो कि विर्ड जीन्स के साथ में है। तो हेल्पर से हम इन्फेक्शन करते हैं। और टी डीएनए नहीं रखना है, ध्यान रखना है ना, टी डीएनए नहीं रखना है, क्योंकि उसी के अंदर क्या है आपका? कैंसर कॉजिंग करने की कैपेसिटी है, कैंसर कॉजिंग जीन्स उसी के अंदर है। इधर आ जाओ, तो इधर हमारे पास को-इंटीग्रेटेड में तीन वेक्टर्स की जरूरत पड़ेगी हमको। एक होगा आपका डिसआर्म टीआई प्लाज्मिड, जो कि इन्फेक्शन के लिए तो कर सकता है। इन्फेक्शन किसके थ्रू होगा? विर्ड जीन्स के थ्रू होगा। यहाँ पे विर्ड जीन नहीं था, ध्यान रखना। फिर इंटरमीडिएट वेक्टर जिसके अंदर टी रीजन होगा और हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट होगा, जो कि हमने कॉन्जुगेशन से डाल रखा होगा, तो इंटरमीडिएट वेक्टर है। ये दोनों मिलके ही आपका को-इंटीग्रेटेड प्लाज्मिड का सिस्टम डेवलप करते हैं। ठीक है। उसके बाद में होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन के थ्रू हम यहाँ पे बनाते हैं, ये जो कॉन्जुगेशन का पूरा प्रोसेस है। तो यहाँ पे एक वर्ड याद रखना है, होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन होता है टीडीएनए पे, जिसकी वजह से आपका को-इंटीग्रेटेड वेक्टर डेवलप होता है। फिर इसके साथ अगर अपन चाहे तो हेल्पर वेक्टर डाल सकते हैं, जिसकी वजह से हम ट्रांसफर करवाते हैं किसका? प्लाज्मिड डीएनए का, इंटरमीडिएट प्लाज्मिड इनटू एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफिशियंस। तो इसके बेसिस पे पूरा प्रोसेस होता है। बहुत डिटेल में नहीं लेके जाऊंगा अभी, बट द प्रोसेस इज वेरी सिंपल। को-इंटीग्रेटेड में ध्यान रखने वाली बात है कि होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन का इवेंट होगा कुछ ऐसे, कुछ लाइक दिस, और आपका सेटअप बनेगा इसमें। ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। 2022 सिर्फ दो ही सवाल थे उसके अंदर 23 में, जो मुझे लगा कि लेना चाहिए। पहला सवाल क्या दे रखा है? अच्छा सवाल है ये, ध्यान से सुनना इसको। यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग which one of the immunodeficiency is caused by the mutation in BTK gene? तो BTK का क्या मतलब होता है? तो BTK का मतलब होता है आपका ब्रूटेंस थायरोसिन, ब्रूटेंस टायरोसिन काइनेस, है ना, ब्रूटेंस टायरोसिन काइनेस। ये क्या करता है सर आपका? ब्रूटेंस टायरोसिन काइनेस अगर तुमने सुना होगा तो हम इसको जो PI3 काइनेस की सिग्नलिंग होती है आरटीके वाली, उसके बारे में हम जब स्टडी करते हैं तो हम पढ़ते हैं इसको ब्रूटेंस बीटीके। और आपके पूरे जो जीन्स होते हैं, क्लासेस होती है जो अलग अलग पीडीके बीटीके, है ना, और ये सारे प्रोसेसेस। सो ये जो मेजरली रिस्पॉन्सिबल होती है आपकी ब्रूटेंस जो है ये बीटीके, ये आपका बी सेल डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? ये नोट कर लेना, बी सेल डेवलपमेंट और मैच्योरेशन या आपके फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नाउ होता क्या है यहाँ पे? अब जब हम बात करें बी सेल डेवलपमेंट, तो बी सेल्स का डेवलपमेंट और मैच्योरेशन क्या करता है? एंटीबॉडीज फॉर्मेशन करता है। एंटीबॉडीज कौन सी प्रोटीन है? एंटीबॉडीज कौन सी प्रोटीन है सर? इम्यूनोग्लोबुलिन, है ना। और कौन सी है? गामा ग्लोबुलिन बोलते हैं अपन उनको, गामा ग्लोबुलिन। तो यहाँ पे देखो गामा ग्लोबुलिन का लिखा हुआ है क्या? तो अगर बीटीके खराब हो जाएगा तो उस वजह से आपका डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, एंटीबॉडीज नहीं बन पाएगी प्रॉपर। और जब एंटीबॉडीज नहीं बन पाएगी तो हम उसको बोलेंगे एक्स लिंक्ड ए गामा ग्लोब्यूनिलेमिया, है ना, लिनेमिया। हाँ, थोड़ा सा अजीब नाम है बट यही है ना। देखो देखा, गामा ग्लोबुलिनेमिया। तो ए मतलब एब्सेंस ऑफ गामा ग्लोबुलिन इन योर ब्लड, जिसका मतलब क्या होगा? एक्स लिंक क्यों है यहाँ पे हम बात कर रहे हैं?
देखो एक चीज और, यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग केस है, एक्स लिंक्ड स्किड जो है उसी का एक सब टाइप है आपका एक्स एल ए, ठीक है, एक्स एल ए, एक्स लिंक्ड गामा ग्लोबुलिनिया। तो ये जो है आपका गामा ग्लोबुलिनिया इसी का एक सब टाइप है। कुछ बच्चे जो होंगे वो एक्स लिंक्ड स्किड को भी लगा देंगे इसके अंदर, क्योंकि बीटीके जो है वो वहां पे भी रिलेटेड है, बट हमको स्पेसिफिकली बीटीके के बारे में पूछा है तो हमको इस पे जाना पड़ेगा, गामा ग्लोब्यूलिनेमिया। आज मैं प्रैक्टिस करूंगा इस वर्ड की। चलो आगे बढ़ते हैं। डिजॉर्ज सिंड्रोम की अगर अपन बात करें तो डिजॉर्ज सिंड्रोम क्या है, ये आपका एक डिलीशन है, क्रोमोसोम नंबर 22 पे होता है ये, तो डिजॉर्ज सिंड्रोम, इसके अलग इफेक्ट्स होते हैं। क्रोनिक ग्रेन्युलोमेटस डिजीज, क्रोनिक ग्रेन्युलोमेटस डिजीज कब होती है आपकी, जिसमें आपका क्या होता है, फेगोसाइटिक सेल्स जो होती है वो अफेक्ट होती है, फेगोसाइटिक सेल्स जो होती है वो अफेक्ट होती है, ठीक है, सीजीडी में। और क्या बचा इसके अंदर, हाँ एक चीज और तुम इसमें याद रख सकते हो कि ये अपना जो रिएक्टिव ऑक्सीजन इंटरमीडिएट्स होते हैं या रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज होती है उनको ढंग से नहीं बना पाती है, जिससे जो पैथोजन की किलिंग होती है वो उतनी एफिशिएंट नहीं बन पाती है, क्योंकि आरओएस जो है उसको मदद से हम क्या करते हैं, किलिंग करते हैं पैथोजन की। एक्स लिंक्ड स्किड की अगर बात करें तो ये बहुत बड़ी बड़ी सी बीमारी है। स्किड का मतलब तुमको पता ही है, सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी, इसके अंदर बी एंड टी सेल या सिर्फ बी सेल या टी सेल, तो यहाँ पे देखोगे ना ये स्किड तो है एक तरह का, यहाँ पे बी सेल प्रॉपर डेवलप नहीं हो रही है, तो ये बी सेल स्किड का टाइप हो गया एक तरह से ना। तो यूजुअली एक्सेल में कौन सी एंटीबॉडीज खराब होती है, ये भी सवाल आ सकता है। तो आईजीएम एक होती है जो खराब हो सकती है और दूसरी होती है आईजीजी, ठीक है, आईजीजी और आईजीएम, इन दोनों के अंदर कुछ सिमिलैरिटी है क्या, अगर सिमिलैरिटी तो बता मुझे क्या सिमिलैरिटी अगर है तो, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मैच आइटम्स इन लिस्ट ए विद आइटम्स इन लिस्ट टू, और इसके बारे में पूछा गया है। तो डाउन सिंड्रोम, एडवांस सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर और टर्नर, अच्छा ओके। तो डाउन सिंड्रोम के बारे में पूछा गया है, तो डाउन सिंड्रोम क्या होता है आपका, एक्स एक्स प्लस 21, ये होता है क्या, एक्स एक्स वाई, फीमेल विन वन एक्स, क्या होता है इसमें डाउन सिंड्रोम में अपने पास क्या आता है, एक्स एक्स प्लस 21, है ना, क्या होता है यहाँ पे 21 पे ट्राइसोमी हो जाती है ना, तो यह एक हो गया हमारे पास में डाउन सिंड्रोम। तो ए का 4 कहाँ का दे रखा है, ये रहा ए का 4 1 और 2 में। फिर क्या है एडवर्ड सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम क्या है, ट्राइसोमी 18, तो बी का 1, बी का 1 कहाँ है, बी का, एक मिनट, बी का 1 होना चाहिए ना, कुछ गड़बड़ है क्या इसके अंदर, वेट अ मिनट, ऑप्शंस में मिस्टेक लग रही है मुझे। टर्नर फीमेल विद 1 एक्स 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 वाई, ठीक है, टर्नर हुआ डी का 3 और क्लाइनफेल्टर हुआ सी का 2, सी का 2, डी का 3, बी का 4, ए का डाउन सिंड्रोम, ए का 4, इसमें मिस्टेक है कुछ, यहाँ पे यहाँ गड़बड़ हुई है कुछ, है ना, इसमें कुछ मिस्टेक है, तो ये प्रोसेस है। अच्छा इसमें पटाउ सिंड्रोम किस पे होती है ये बताओ जरा, ये सही है, ये इसको ऑप्शंस को एलिमिनेट करो, हटाओ, ये मेरे को लग रहा है कुछ गड़बड़ हो गई है लिखने में। तो यहाँ पे प्रोसेस ये है कि डाउन सिंड्रोम जो होता है वो 21 पे ट्राइसोमी होती है, और आपका यहाँ पे जो एडवर्ड सिंड्रोम होता है ये 18 पे ट्राइसोमी होती है। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम क्या होता है आपका, एक्स एक्स वाई, एक एक्स्ट्रा एक्स हो जाता है, और टर्नर में एक एक्स्ट्रा फीमेल विद 1 एक्स या एक्स गायब हो जाता है, एक्स ओ, टर्नर में क्या होता है एक्स ओ, एक एक्स गायब हो जाता है। तो ये बेसिक अरेंजमेंट है, ये ज्यादा लोड नहीं लेना इसका, वैसे भी तुमको याद होगा। मुझे बताओ कि पटाउ सिंड्रोम कौन से वाले पे होती है, क्राइडू चैट कौन से वाले पे होती है, सिस्टिक फाइब्रोसिस का जीन कौन से क्रोमोसोम पे मिलता है, हंटिंगटन जो है, हंटिंगटन प्रोटीन, हंटिंगटन प्रोटीन उसका जीन कौन से क्रोमोसोम पे मिलता है। इसके अलावा फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम में कौन सा रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन जलने को देखने को मिलता है, कौन कौन से दो क्रोमोसोम्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं। ये कुछ क्वेश्चंस है जिनके आंसर तुमको कमेंट में करना है। लेट्स मूव ऑन, इनसे भी सवाल आ सकता है। अगला क्वेश्चन, 1 centimorgan is defined as the genetic distance between two loci with a statistically corrected recombination frequency of, तो 1 centimorgan is equals to 1%। डायरेक्ट क्वेश्चन था, रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी उतने ही बारे में बात करता है। 2021 पार्ट ए पहला सवाल, ब्रीडिंग ऑफ कैपिटल ए स्मॉल ए विद कैपिटल ए जीनोटाइप रिजल्टेड इन 5 ऑफस्प्रिंग्स, ठीक है, कैपिटल ए स्मॉल ए ब्रीड करवाया कैपिटल ए के साथ, ध्यान देना दोनों हेटेरोजाइगस नहीं है, होमोजाइगस डोमिनेंट और हेटेरोजाइगस है। 5 ऑफस्प्रिंग हुए इनके, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली 4 ऑफस्प्रिंग विल हैव कैपिटल ए जीनोटाइप। देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के काफी सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन वो जो बड़े बड़े तरीके होंगे कि आप सबको सोच रहे हो कि यही ऑप्शंस हो सकते हैं, इससे बेटर हमारे पास एक थ्योरम होती है जिसको हम बोलते हैं बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल थ्योरम फॉर कैलकुलेटिंग योर प्रोबेबिलिटी। उसमें हम क्या बोलते हैं, p इज इक्वल्स टू n फैक्टोरियल अपॉन s फैक्टोरियल t फैक्टोरियल p टू द पावर s q टू द पावर t। अब ये फॉर्मूला ऐसा नहीं कि यही होगा, अलग अलग बहुत सारे फॉर्मूले हो सकते हैं। यहाँ पे n जो है
एन है आपका टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी कितनी है, 5 ऑफस्प्रिंग्स जो है ये हमारा एन है। एस जो है एक पॉसिबिलिटी है जिसके बारे में पूछा गया, और टी जो है वो बची हुई पॉसिबिलिटीज है। तो एग्जैक्टली 4 ऑफस्प्रिंग जो है ये हमारे पास में एस, और जो बची हुई 1 है वो क्या है हमारा टी। पी और क्यू क्या है, जो एस और टी के आने की प्रोबेबिलिटी है वो, एक तो एस के आने की प्रोबेबिलिटी और टी के आने की जो दूसरी बची हुई प्रोबेबिलिटी है वो पी और क्यू है। तो बेसिकली मैं पहले बता देता हूं कि बेसिस क्या है इनका। देखो एन की वैल्यू कितनी है, 5 ऑफ स्प्रिंग, तो मैंने इसको लिख दिया 5 फैक्टोरियल। एस जो पूछा गया है, तो जो हमारा रिक्वायर्ड आउटकम है वो 4 ऑफ स्प्रिंग है, तो लिख दिया 4 फैक्टोरियल। बचे कितने, 5 में से 4 अगर इधर हो गए तो 1 फैक्टोरियल बचा, तो इसको लिख दिया 1 फैक्टोरियल। और अब देखो लड़का होने की आपसे क्या पूछा गया है, व्हाट्सएप विल हैव कैपिटल ए जीनोटाइप, तो कैपिटल ए जीनोटाइप आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/2, और स्मॉल ए कैपिटल ए इसकी कितनी है 1/2। तो एक जगह हम रखेंगे 1/2 किसकी, ये पी, जो एक आउटकम आने की प्रोबेबिलिटी है ना, ये कैपिटल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2। स्मॉल ए आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, साथ में ये भी 1/2 है, दो ही हो सकते हैं ना क्योंकि दो ही है ऑप्शंस। लेकिन यहाँ पे एक चीज समझना है कि ये जो अब टू दी पावर एस और टी लगाना है, टू दी पावर एस और टी, तो एस और टी तो तुम जानते हो 4 और 1, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे अपन, यहाँ लगा देंगे 4 और यहाँ लगा देंगे 1। इसके बेसिस पे हम सॉल्व कर लेंगे, फैक्टोरियल सॉल्व करना आता है अपने को, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और यहाँ पे 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 हो जाएगा, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे एक्चुअली क्या बचेगा, यहाँ बचेगा आपका सिर्फ 5। देखो ना 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 से कैंसिल हो जाएगा 4 से 5, तो यहाँ पे ऊपर क्या बचेगा, सिर्फ 5 बचेगा। तो इसका पूरा रिजल्टेंट क्या आया, 5 आया। 5 और इंटू में क्या है 1/2 टू दी पावर 4, तो 2 टू दी पावर मतलब एक्चुअली 2 टू दी पावर 4 हो गया ये, तो 2 2 4 8 16, तो ये हो गया 1/16, और ये 1/2 टू दी पावर 1 है, तो ये वापस से क्या लिख दिया 1/2, तो कितना हो गया ये 16 2 32, और ये 5 ऊपर मल्टीप्लाई 5/32। ये बेसिक सा आंसर था, 5/32 जो है इसका आंसर है। देखो अब इसके और भी तरीके निकालने के, ऐसा नहीं कि और तरीके नहीं है। अब इसमें हो क्या रहा है, जैसे पहला कैपिटल है, दूसरा कैपिटल है, तीसरा कैपिटल है, चौथा भी कैपिटल है, और आखिरी वाला क्या आ गया कैपिटल ए स्मॉल है। अब ये कैपिटल ए स्मॉल इस नंबर पे भी हो सकता है, इस नंबर पे भी हो सकता है, इस नंबर पे भी हो सकता है, फिर वो बच्चे जो है आगे पीछे भी हो सकते हैं। तो उस केसेस में हमारे पास 32 पॉसिबिलिटीज बनती है। ठीक है, जब तुम इसको निकालोगे तो 32 पॉसिबिलिटीज निकलेगी। कैसे, यहाँ पे कितनी प्रोबेबिलिटी है, या तो कैपिटल ए हो सकता है, या कैपिटल ए स्मॉल ए हो सकता है। तो कैपिटल ए आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, तो टोटल पॉसिबिलिटीज जो है वो 4 8 16 32, तो 1/32 है। सारे ही बच्चे क्या हो कैपिटल ए वाले हो, लेकिन हमसे ये नहीं पूछा था, हमसे पूछा था कि 4 बच्चे कैपिटल ए वाले होने चाहिए और एक जो होना चाहिए वो कैपिटल ए स्मॉल ए वाला होना चाहिए। इस वजह से हमने बायनोमियल यूज किया है। डायरेक्टली पूछते तो 1/32 डायरेक्ट आंसर था ये वाला, बट नहीं वो नहीं है, ध्यान रखना है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट बी में पहला सवाल, a geneticist interested in immune function induces random mutation in a number of specific genes in mice and then determine which one of the following or which one of the resultant mutant mice have impaired immune function। तो सबसे पहला जो डब्बा मारना है वो स्पेसिफिक जीन्स पे मारना है। एक जेनेटिस्ट है जो कि आपका इम्यून फंक्शन को स्टडी करना चाह रहे हैं, तो उन्होंने रैंडम म्यूटेशंस किए हैं कुछ स्पेसिफिक जीन्स में। उनको पता है कि कौन से जीन्स के बारे में बात की जा रही है। फिर वो क्या कर रहे हैं, रिजल्टिंग म्यूटेंट को देख रहे हैं कि किन किन के अंदर इम्पेयर्ड इम्यून फंक्शन हुआ है। ये कौन सा अप्रोच है, तो देखो यहाँ पे स्पेसिफिक जीन्स को अगर आप मान के चल रहे हो कि उन जेनेटिसिस्ट को पता है कि कौन से जीन्स हैं, तो फिर तो रिवर्स जेनेटिक्स सही आंसर है। मैं अभी बता दूंगा ऐसा क्यों। लेकिन अगर आपको ये नहीं पता कि कौन से जीन्स की बात करें, क्योंकि उन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया एग्जैक्टली, बट हाँ स्पेसिफिक जीन्स बोल दिया गया है, तो हम फॉरवर्ड जेनेटिक्स पे नहीं जाएंगे। बट यहाँ पे थोड़ा बहुत चैलेंजिंग हो सकता है ये, क्योंकि आपने ऐसे स्पेसिफिक जीन्स तो लिख दिया, लेकिन किस टाइप के जीन है कुछ स्पेसिफाई किया नहीं है, तो इसी वजह से फॉरवर्ड जेनेटिक्स भी ट्रू हो सकता है। तो अब थोड़ा सा समझ लो फॉरवर्ड जेनेटिक्स कब यूज करना है और रिवर्स जेनेटिक्स कब यूज करना है, क्योंकि जब तक वो समझ में नहीं आएगा तो थोड़ी दिक्कत आ सकती है। फॉरवर्ड जेनेटिक्स में सीधा सीधा मतलब ये होता है कि आपके पास फिनोटाइप है, आप फिनोटाइप को देखते हो, फिनोटाइप को देखने के बाद आपको जीन सीक्वेंस वगैरह कुछ नहीं पता है, आप फिनोटाइप को देखते हो और उसके बेसिस पे आप जीनोटाइप लेते हो, और जीनोटाइप के बाद में आप उनके अंदर म्यूटेशंस करते हो। ठीक है, और जीनोटाइप मतलब फिनोटाइप देखा, ऑब्जर्व किया ट्रेड्स को, उसके बेसिस पे आपने जीनोटाइप्स देखा और उसके बेसिस पे जीन की इंफॉर्मेशन ली, प्राप्त करी, दैट इज योर फॉरवर्ड जेनेटिक्स।
आपके पास जीन की इंफॉर्मेशन है, आप उसके अंदर कोई बदलाव करते हो, कोई चेंजेस करते हो या कोई मॉडिफिकेशंस करते हो, और उसके बाद उस चेंजेस की वजह से जो फिनोटाइपिक बदलाव आते हैं उनको हम बोलते हैं रिवर्स जेनेटिक। तो एक बार हम क्या करते हैं, बाहर से ट्रेड देखते हैं, फिनोटाइप क्या होते हैं, ऑब्जर्वेबल ट्रेड्स। ऑब्जर्वेबल ट्रेड्स देखते हैं, उसके बेसिस पे उसका जीन पता करने की कोशिश करते हैं, दैट इज फॉरवर्ड जेनेटिक्स। जीन पता होता है, उसके अंदर बदलाव करते हैं और उसके वजह से जो फिनोटाइपिक बदलाव होते हैं वो चेक करते हैं, उनको बोलते हैं हम रिवर्स जेनेटिक। एंड दैट्स व्हाई मैंने तुमको बोला कि जीन यहाँ पे पता है कि नहीं पता है ये हमको श्योर नहीं है, एंड दैट्स व्हाई फॉरवर्ड रिवर्स दोनों हो सकता है। तो बस ये छोटी सी बात है कि अपने को ध्यान रखना है इसके अंदर कि आप क्या करते हो, प्रोसेस क्या करते हो, रिवर्स जेनेटिक्स और आपका फॉरवर्ड जेनेटिक्स। आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट, कॉपी नंबर वेरिएशन सिग्निफाइज। कॉपी नंबर मतलब कितनी कॉपी नंबर में आपका वो एक पर्टिकुलर जो सेगमेंट है वो बार बार क्या हो रहा है, चेंज रिपीट हो रहा है कि नहीं। तो पहला क्या है, क्या बता रहा है कॉपी नंबर वेरिएशन, ये पूछा गया। शॉर्ट 1 to 4 न्यूक्लियोटाइड हाईली पॉलीमॉर्फिक डीएनए सीक्वेंस वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द जीनोम। हाईली पॉलीमॉर्फिक हो गया तो कॉपी तो हुई नहीं। इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सम ऑफ द क्रोमोसोम, इसका कोई लेना देना नहीं है कॉपी नंबर से, क्योंकि हम स्पेसिफिक सीक्वेंस की नंबरिंग की बात करें। डीएनए सेगमेंट larger than 1 kb repeated multiple times, देखो लिखा ना, repeated multiple times in the genome, yeah that is copy number variation। series of short tandem repeat sequences 10 to 100 nucleotides occurring frequently in the genome। short tandem repeats के बारे में बात की जा सकती है वैसे, लेकिन इसमें है ना, और ये जो सीरीज के बारे में बात की गई है ये कॉपी नंबर वेरिएशन के बारे में बात नहीं कर रहा है। तो इसमें क्या है, प्रोसेस जो शॉर्ट टर्म रिपीट्स के बारे में बात की गई है ये थोड़े से स्पेसिफिक होते हैं, तो इसलिए इनको हम यूज नहीं करते हैं यहाँ पे। हमारे बाद में ये रिपीटेड मल्टीपल टाइम्स इन द जीनोम जो है ज्यादा बेटर है। इसके बारे में भी सोचा जा सकता है, ये कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है, मेजरली जो सी ऑप्शन है वो ज्यादा अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, karyogram of an individual show presence of 45 chromosomes and one sex chromosome is missing। you already know किसके बारे में बात हो रही है, XO के बारे में बात हो रही है, और XO के बारे में जब भी बात होती है तो टर्नर सिंड्रोम, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगला सवाल पार्ट ए 2020 का। द जेनेटिक कोड इज अ ट्रिपलेट एंड देयर आर 64 कोडॉन्स, कोडॉन्स है DO। हाउ मेनी कोडॉन्स वुड बी पॉसिबल इफ द कोडॉन इज अ डबलेट। ये क्वेश्चन पहले सॉल्व हो चुका है, तुमको शायद पता ही होगा। 4x4 करना है इसके अंदर, वो कुछ नहीं करना है। ATGC है हमारे पास में, इधर भी ATGC है, तो टोटल पॉसिबिलिटी 4x4 कितनी हो गई, 16। डबलेट है ना, दो पोजिशन है, तो सीधा क्वेश्चन था। ट्रिपलेट है तो एक बार और बढ़ जाता है, एक बार और बढ़ जाता है ट्रिपलेट होने के कारण, तो हम 64 पे चले जाते हैं। 64 में हमारे 20 अमीनो एसिड बनाना इजी होता है, इसलिए हमने 64 रखा है। ये भी सवाल आ सकता है कि डबलेट क्यों नहीं है, क्योंकि 16 कोडॉन से 20 अमीनो एसिड कोड नहीं हो सकते ना, 64 से आपने डीजेनरेसी के थ्रू 20 कर लिए। अगला पार्ट बी, पहला सवाल, हाउ मेनी लिंकेज ग्रुप्स वुड बी देयर इन अ प्लांट विद 2n इज इक्वल्स टू 20। तो डिप्लॉयड दे रखा है आपको 20, डिप्लॉयड है 20, 2n इज इक्वल्स टू 20, तो n इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 10। और लिंकेज ग्रुप्स किसके बारे में बात करता है, कितने सेट ऑफ डिफरेंट क्रोमोसोम है आपके पास में, तो यहाँ पे कितना है n इज इक्वल्स टू 10, तो डिफरेंट कितने क्रोमोसोम्स हो गए 10, 10 इज द करेक्ट आंसर। लिंकेज ग्रुप याद रखना, मेल में कितने लिंकेज ग्रुप होंगे, ह्यूमन मेल की अगर बात की जाए तो बताओ इसके बारे में, और ह्यूमन फीमेल में कितने लिंकेज ग्रुप्स होंगे ये भी बता दो, है ना। लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर में क्या रिलेशन है ये भी बता दो, और लिंकेज जो है मॉर्गन ने इनके इसके बारे में क्या कहा था लिंकेज के बारे में ये भी बता दो। चलो आगे बढ़ो, अगला सवाल, which of the following disorder does not show sex linked inheritance। टेसेक्स डिजीज, ऑटोसोमल रिसेसिव है ये टेसेक्स डिजीज, ठीक है। ये एक्स लिंक रिसेसिव है और ये भी क्या है आपकी एक्स लिंक रिसेसिव, ए एंड बी। नेक्स्ट, the genetic disease familial hypercholesterolemia that leads to an increase in blood cholesterol is caused by। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले बायोकेम में पूछा गया था, अब इसमें एलडीएल के रिसेप्टर्स ढंग से काम नहीं करते हैं इसमें, है ना, म्यूटेशन इन दी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन रिसेप्टर, और इस वजह से क्या होता है एलडीएल का लेवल बढ़ने लगता है, क्योंकि आपकी जो सेल्स होती हैं एडिपोसाइट्स वगैरह और लिवर सेल्स जो होती हैं वो यूजुअली एलडीएल को पकड़ ही नहीं पाती है विद द हेल्प ऑफ रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस, एंड देन देयर इज हायर लेवल ऑफ एलडीएल इन द ब्लड which is actually causing the macrophages to turn into foam cells, actually increasing the concentration of plaque in the blood vessels leading to atherosclerosis। ठीक है, इसके बारे में बात हुई। चलो नेक्स्ट, only 10% of the babies with Edwards syndrome survive beyond 5 years। ठीक है, this is a genetic disease arising due to, वापस से सिंपल सा क्वेश्चन था क्या आपका, एडवर्ड डिजीज में क्या होता है ट्राइसोमी 18, तो सीधा सीधा सवाल था, सिर्फ पूछने का तरीका बदल दिया। अ कॉम्बिनेशन ऑफ गैमेट्स दैट कैन बी फॉर्म्ड बाय द जीनोटाइप, ओके, तो हमारे पास एक जीनोटाइप दे दिया है और ये अच्छा सवाल है।
1 2 3 4 5 6 7, ये है आपका हेप्टा हाइब्रिड क्रॉस। बट कोई घबराने की जरूरत नहीं है। क्या पूछा गया है, कितने कॉम्बिनेशन ऑफ गैमेट्स बन सकते हैं। तो कॉम्बिनेशन ऑफ गैमेट्स कैसे निकालते हैं अपन, कितने गैमेट्स बन सकते हैं इसके अंदर, 2 टू द पावर n से निकाल सकते हैं क्या, कॉम्बिनेशन ऑफ गैमेट्स, है ना। तो 2 टू द पावर n का क्या मतलब होता है, n जो है वो नंबर ऑफ हेट्रोजाइगोट्स होते हैं, या हेट्रोजाइगस लोकस के बारे में बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। यहाँ पे हमने 7 लोकस के बारे में बात करी और सारे के सारे क्या है आपके हाइब्रिड है। तो 2 इंटू 2 4 इन 8 16 32 64 128, आंसर कितना हो गया 128, 2 टू द पावर n, डायरेक्ट क्वेश्चन था। अगला सवाल 2019 पहला क्वेश्चन पार्ट ए, अली ए इज डोमिनेंट ओवर अलील स्मॉल ए, ओके ठीक है, रिजल्ट इन डार्क स्किन पिगमेंटेशन इन अ मेटिंग ऑफ कैपिटल ए स्मॉल ए, ठीक है। If 6 offspring are produced, the probability of all, important है, of all having dark pigment is, तो आपको क्या बोला गया है, A जो है डार्क पिगमेंट देता है, स्मॉल ए जो है ये आपका एल्बिनो बना देता है, चलो ऐसे लिख देते हैं अभी के लिए, मतलब डार्क पिगमेंट नहीं देता। आपको बोला गया है कैपिटल ए स्मॉल ए क्रॉस कर रहा है कैपिटल ए स्मॉल ए के साथ, इनके 6 बच्चे हुए हैं, प्रोबेबिलिटी पूछी गई है कि 6 के 6 जो है वो डार्क कलर का पिगमेंटेशन दे। तो पहले तो यह समझना पड़ेगा कि अगर कैपिटल ए स्मॉल ए क्रॉस कर रहा है कैपिटल ए स्मॉल ए के साथ में, तो कैपिटल ए फिनोटाइप आने चाहिए, और कैपिटल ए फिनोटाइप आने के लिए आपको क्या चाहिए, कैपिटल ए फिनोटाइप आने के लिए आपको 2 कॉम्बिनेशन लग सकते हैं। कौन कौन से, देखो ध्यान से, एक तो लग सकता है अपने पास में क्या 6 पूछा है ना उसने, सो 2/3 से कर सकते हैं इसको, 2/3 कितना हो गया, 2/3 क्यों लिया, 2/3 समझ लो ना, 2/3 क्यों लिया दादा, जब भी कैपिटल ए फिनोटाइप आता है तो वो 2 कारणों से आता है, या तो कैपिटल ए जो कि अपना क्या है 1/3, क्योंकि टोटल 3 पॉसिबिलिटी है ना, और कैपिटल ए स्मॉल ए के थ्रू आ सकता है जो कि है 2/3, ये 3 ही पॉसिबिलिटी है, ये 2 बार आती है ना कैपिटल ए, पढ़ा होगा तुमने इसके बारे में। अपन क्या है पुनेट स्क्वायर बनाते तो ऐसे बनाते ना, कि कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल ए स्मॉल है स्मॉल ए स्मॉल है, सो ये 1:2:1 है ना, और इन दोनों को अगर मैं लिख दूं तो साथ में 3 तो हो गया टोटल, तो 1/3 2/3, बस यहीं से उठाया है 1/3 2/3, है ना। सो यही प्रोसेस है 1/3 और 2/3। सो ये जो है पूरा, तो ये आपका क्या हो गया 1/3, ठीक है, और ये कितना हो जा रहा है आपका अल्टीमेटली, अगर कंप्लीटली बात करें 1/3 2/3, तो अच्छा ये तो डायरेक्टली हो जाएगा ना, 3/4 से ही हो जाएगा, ये तो दिमाग ही नहीं लगाना है, ये इधर जाने की जरूरत ही नहीं है, कैपिटल ए आ रहा है लेकिन स्मॉल ए नहीं आ रहा है, तो स्मॉल ए आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/4, डायरेक्ट हो जाएगा ये तो, सॉरी डायरेक्ट ही हो जाएगा, कैसे, ये 1/4 प्रोबेबिलिटी इस फिनोटाइप के आने की स्मॉल ए की, और कैपिटल ए के आने की 3/4 है, तो 6 बार 3/4 चाहिए, 3/4 को 0.75 बोल सकते हैं क्या, अगर 0.75 को 6 बार मल्टीप्लाई करोगे, 0.75 मल्टीप्लाई बाय 0.75 मल्टीप्लाइड बाय 0.75 करते 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 करते, तो तुम्हारे पास जो आंसर आएगा वो होगा 0.18, ठीक है। सो इसको 6 बार मल्टीप्लाई करना है ना, टू द पावर 6 ऐसे बोल रहा हूँ। चलो अगले पे चलते हैं, ये भी कॉन्सेप्ट याद रखना 2/3 वाला, अच्छा सवाल है ये भी। नेक्स्ट, अ फीटस विथ विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरियोटाइप विल नॉट सर्वाइव एट बर्थ, कौन सा कैरियोटाइप है जो सर्वाइव नहीं करेगा, देखो 47XX13 ये काम करता है आपका पटाउ सिंड्रोम की बात करी है यहाँ पे, 47XY+21 ये डाउन सिंड्रोम के बारे में बात की गई है यहाँ पे, 47X ये टर्नर सिंड्रोम के बारे में बात की गई है यहाँ पे। अगर ये तीनों ही एक बीमारी के बारे में बात कर रहे हैं और ये सर्वाइवल देखते हैं कुछ हद तक, तो आपका 45Y सर्वाइव नहीं कर सकता, बिना एक्स के हम सर्वाइव नहीं कर सकते है ना, बिना एक्स क्रोमोसोम के वी कांट सर्वाइव। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 alleles in a population is 0.19 and 0.18. If the population is in Hardy-Weinberg equilibrium, what will be the percentage of heterozygous individual in the population? Okay, मैं इसको P मान लेता हूँ, इसको Q मान लेता हूँ। हमको पूछा गया है हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल, हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम में हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल बताना है, क्योंकि 2 एलील है P and Q, तो हमारे पास में P plus Q is equals to 1 और P plus Q to the power 2 is equals to 1 लगेगा, मतलब टू द पावर स्क्वायर पे लगेगा ना, तो P स्क्वायर प्लस 2PQ प्लस Q स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, पी स्क्वायर क्या है कैपिटल है, यहाँ पे कैपिटल बी क्योंकि बी दे रखा है, ये है कैपिटल बी स्मॉल बी, और ये क्या है स्मॉल बी, हमको पूछा है ये, तो हम क्या लगाएंगे 2PQ लगाएंगे, पी और क्यू की वैल्यू दे रखी है, सो 2 इंटू 0.19 इंटू 0.18, इसका जो वैल्यू आएगा मैं सॉल्व करूँ क्या,
मैंने सॉल्व नहीं किया है वाला क्वेश्चन जहाँ तक मुझे, हाँ नहीं किया ये वाला। सो जीरो क्या आएगा, 2 इंटू 0.19, एक मिनट, हाँ सॉल्व करके देखते हैं। 2 इंटू 0.19, अरे सॉरी, तो ये तो हो गया 0.38, 2 इंटू 0.19 इंटू 0.81, ये हो गया 0.3078। बट ये जो वैल्यू निकली है ये एट द स्केल ऑफ 1 है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी एट द स्केल ऑफ 1 चलती है ना। हमसे क्या पूछा गया है कि कितना वो होगा, परसेंटेज में पूछा है हमसे वैल्यूज, तो परसेंटेज के लिए क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई कर देंगे कितने से, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 100 से जब तुम मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 30.78, और 30.78 जो है वो क्लोजेस्ट किसके है, देखो जरा, ऑब्वियसली 31%। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भैया, हाँ 2019 पार्ट बी पहला सवाल। Anhydrotic dysplasia is a condition in which development of sweat gland is prevented. ठीक है, हाइड्रोटिक मुझे लग रहा है एच वाई आना चाहिए था। इट इज कॉज्ड बाय म्यूटेशन प्रेजेंट ऑन द एक्स क्रोमोसोम, हेटेरोजाइगस फीमेल फॉर दिस एलील विल। देखो एक्स क्रोमोसोम के बारे में बात की गई है कि एक्स क्रोमोसोम पे ये वाला आपका डिस्प्लेसिया, डिस्प्लेसिया मतलब क्या होता है, मिस फॉर्मेशन हो जाना टिश्यूज का, और इसके बारे में मैंने तुमको फर्स्ट वीडियो में बताया था, फर्स्ट वीडियो या सेल बायो के फर्स्ट वीडियो में एग्जैक्टली। सो हेटेरोजाइगस फीमेल के अंदर क्या होगा, शो कंप्लीट एब्सेंस ऑफ स्वेट ग्लैंड्स, और इसके अंदर शो मोज़ेक पैटर्न ऑफ स्वेट ग्लैंड। क्या होगा इसमें देखो, सो अगर हम यहाँ पे बात करें, सो एक मिनट रुक जाओ, हेटेरोजाइगस फीमेल, हेटेरोजाइगस फीमेल है मतलब उसके अंदर ऐसा अरेंजमेंट है, एक एक्स है और एक क्या है आपका, एक म्यूटेटेड एक्स है और एक नॉर्मल एक्स है। तो अगर इस तरीके की बात होगी तो मुझे जहां तक लगता है कि इसके अंदर वैसे डिपेंड करता है, अब इन्होंने रेसेसिव और वो नहीं बताया ना कि ये कैसा है, एक प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन के अंदर, इन्होंने क्योंकि रेसेसिव और डोमिनेंट नहीं बताया तो हम बता नहीं सकते कि ये इस हेटेरोजाइगस अरेंजमेंट में क्या एक्सप्रेस होगा। बट फिर भी हम मान के चलते कि रेसेसिव है, और रेसेसिव है तो इस केस में हम क्या बोल रहे हैं कि ये वाला एक्स काम करेगा और ये वाला एक्स काम नहीं करेगा। इस वजह से क्या होगा, कुछ स्वेट ग्लैंड्स बहुत अच्छे से बनेंगे और कुछ स्वेट ग्लैंड्स नहीं बनेंगे, और उस केस पे सी ऑप्शन जो है वो ज्यादा सही है, शो मोज़ेक पैटर्न ऑफ प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ स्वेट ग्लैंड्स, कहीं पे दिखेंगे कहीं पे नहीं दिखेंगे। नॉर्मल फिनोटाइप तो होने से रहा, इंक्रीज फिजियोलॉजी भी नहीं होगी। कंप्लीट एब्सेंस जो है ये थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड और बहुत ज्यादा डायरेक्ट है, अगर इसमें डोमिनेंट लिखा होता तो मैं इस ऑप्शन के लिए ही जाता, लेकिन यहाँ पे डोमिनेंट नहीं है तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये रिसेसिव कंडीशन में मोज़ेक पैटर्न शो करेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ प्लांट विथ ऑरेंज फ्लावर वाज सेल्फ पॉलिनेटेड, तो ऑरेंज फ्लावर का प्लांट है, ऑरेंज सेल्फ पॉलिनेटेड मतलब दूसरा भी ऑरेंज ही होगा। F1 प्रोजेनी हमको देखने को मिली रेड फ्लावर की 38, 80 फ्लावर देखने को मिले ऑरेंज, और 41 फ्लावर देखने को मिले येलो। ओके, नाउ ये क्या बता रहा है भैया आपका, जब देखो यहाँ पे एक नया सेटअप आ गया, ऑरेंज ऑरेंज यूज किया था, तो यहाँ पे एक या तो रेड को नया मान लो या येलो को नया मान लो, कोई तो सेटअप है जो नया आ गया है। तो इस केस में हम क्या बोल रहे हैं, जब भी कोई नया अरेंजमेंट आता है तो हम क्या बोलते हैं कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस हो रहा है, वहां पे को डोमिनेंस होता है तो मिक्स करके आता है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस देखने को मिल रहा है। नाउ फ्लावर कलर इज अ पॉलीजेनिक ट्रेट कंट्रोल्ड बाय 3 जीन्स, ये बताना बहुत मुश्किल है इस चीज को सुनकर, क्योंकि यहाँ पे आपको सिर्फ ये बोल दिया गया है कि कलर इस तरीके से आया है, और आप इससे नहीं बोल सकते कि 3 जीन से अलग अलग कलर कोट हो रहा है, इट्स वेग। नाउ द जीन फॉर फ्लावर कलर इज एपिस्टैटिक टू अनदर जीन, हाँ अगर इसमें इंटरेक्शन की बात करते हैं तो हम इसमें बिल्कुल जाते हैं। द ट्रेड ऑफ द फ्लावर कलर इज मैटरनली इनहेरिटेड, मैटरनली इनहेरिटेड, और इसके लिए आपको पैटर्निंग पे बात करना पड़ेगा, मतलब उस पर बात करना पड़ेगी इम्प्रिंटिंग पे, और ऐसा कुछ हमको बताया नहीं गया है कि सेक्स रिलेटेड कोई पैटर्निंग वगैरह या मैटरनल और पैटर्नल इम्प्रिंटिंग का कुछ सेटअप है। तो सिंपल क्वेश्चन था, नया कुछ कलर, जैसे मान लो रेड नया कलर हो गया, येलो नया कलर होगा, कोई भी एक नया ऑरेंज से निकल के आ रहा है, तो ये नया कलर बनने का कारण जो है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, if non-disjunction of a chromosome occurs in meiosis 2, what will be the product at the completion of meiosis? देखो मैंने नॉन डिसजंक्शन पहले ही बताया तुम लोगों को, पहली हमारी मेटाफेज 1 होती है, मेटाफेज 1 में इस तरीके से क्रोमोसोम आमने सामने अटैच होते हैं, एक इधर चला जाता है एक इधर चला जाता है, जिसकी वजह से हमारे पास में 2 सेल्स बन जाती हैं कुछ ऐसी, और इसी को हम बोलते हैं रिडक्शनल डिवीजन। अब मान लो मियोसिस 1 में गड़बड़ हो गई है, क्या बोला है उसने, मियोसिस 1 में गड़बड़ हो गई, तो मियोसिस 1 में गड़बड़ हो गई तो ये इधर आ गया और इसमें कुछ भी नहीं बचा, जब इसमें कुछ भी नहीं बचा तो फिर आपके पूरे के पूरे गैमेट्स खराब हो गए, क्योंकि यहाँ पे एक n+1 कंडीशन बन गई और इसमें n-1 बन गई। अब नेक्स्ट टाइम पे जब तुम इसको वापस से करोगे, मियोसिस करोगे, तो इसका तो मियोसिस हो ही नहीं पाएगा, इसका मियोसिस होगा तो क्या होगा, मियोसिस 2 की बात कर रहा हूँ, ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोम लिए हुए होगा ना,
n+1 n+1, और इस वजह से कोई मतलब ही नहीं है, n-1 तो खत्म ही हो गया, मर ही गया ना, उसके अंदर क्रोमोसोम ही नहीं है। तो इस वजह से आपका ये तो मियोसिस 1 की बात हुई कि सारे गेमेट्स खराब होंगे। हमसे बोला गया मियोसिस 2 में दिक्कत है, मियोसिस 1 सही है। मियोसिस अगर 2 में दिक्कत है तो फिर मियोसिस 1 में तो सही हुआ होगा, सही हुआ है मतलब हम मान के चल रहे, क्योंकि बोला मियोसिस 2 में गड़बड़ हुई है, तो ये तो हो गया हमारा मियोसिस 1, बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। मियोसिस 2 में क्या होता है, मियोसिस 2 में आपका एक प्रोसेस ऐसे जाती है, सॉरी गलत बना दिया अपन ने इसको, हाँ ऐसा, और ये ऐसा होता है, इसमें नॉन डिसजंक्शन हुआ है, तो एक तरफ आपका ये n+1 आ जाएगा और एक तरफ ये क्या हो जाएगा, n-1 हो जाएगा। तो 50% गैमेट तो नॉर्मल बने, 50% गैमेट खराब बने, जिसमें 25% में एक ज्यादा हुआ, 25% में एक कम हुआ। ऑप्शन देख लो, पता चल जाएगा। सो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ऑल द गैमेट्स विल बी डिप्लॉयड, नो, 2 गैमेट विल बी n+1 and 2 will be n-1, नहीं वो तो ऊपर होता जब m1 में होता, तो 1 gamete will be n+1, 1 will be n-1, 2 will be n, yeah this is the correct statement। 2 of the 4 gamete will be haploid and 2 will be diploid, नहीं ये भी गलत है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। A scientist performed a series of experiments to determine the recombination frequency between the following genes. He acquired the following data, P और Q, जितनी ज्यादा recombination frequency होगी उतनी ज्यादा दूर होंगे वो, सिंपल प्रोसेस है। तो PQ 3% से है, QR 2% से है, मतलब पास में है ये, RS 13% से है, और PS 8% से। ओके, RS 13% से, अगर मैं यहाँ पे बनाऊं तो S को बहुत दूर बनाना पड़ेगा मुझे 13% पे, लेकिन अगर मेरे को 13% पे S को यहाँ बनाना तो फिर P से तो ये 13%, 2%, 3%, मतलब ऑलमोस्ट 15% से ज्यादा होना चाहिए, लेकिन P और S तो 8% ही है, तो P और S जो है वो इधर है, तो PS इधर हो सकता है, और 8%, 8 और 2 10 और 3, हाँ ऑलमोस्ट क्लोज आ रहा है ना 13%। R और S के बीच में कितना हो गया 13%, ये वाला RS 13%, तो यही होगा SPQR, ये रहा SPQR, सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सर, if a allele A is incompletely dominant over allele small a, what is expected in the progeny of two heterozygous parent? Obviously दोनों के रेशियो जो होंगे वो बराबर होंगे, 1:2:1, 1:2:1, जीनोटाइप और फिनोटाइपिक रेशियो, ये सारी बातें जो है ये गलत लिखी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके ये रिपीटेड क्वेश्चन है, मैंने इसको मेथड्स में ऑलरेडी करवा ही दिया, मैंने उनको बताया भी था इसके अंदर क्या देखना है हमको, सिर्फ ये बात देखनी है कि आपके कहाँ पे रिकॉम्बिनेशन हो रहा है। तो यहाँ पे 11-12 वाले पे जो है रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, एक बार वो वाले वीडियो से कवर कर लेना इसको, यहाँ पे मैं नहीं बता रहा हूँ। खैर इसमें कुछ है नहीं, 25 टोटल है, 2 रिकॉम्बिनेंट्स आ रहे हैं 11 और 12, तो 2/25 करोगे, उसके बेसिस पे जब इसको कैंसिल आउट करोगे तो आपका तुम्हारा आंसर आ जाएगा, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, आसान क्वेश्चन है। चलो आगे बढ़ते हैं, ये तो हो गया था ना। अगला क्वेश्चन, इन राइस बाय pyrimiding 3 genes for a trait, 2 donors were used। अच्छा ये अच्छा सवाल है, ध्यान से सुनना इसको। राइस में हमने 2 डोनर को यूज किया गया है और पिरामिडिंग कर रहे हैं, मतलब हम क्या कर रहे हैं, स्टैकिंग कर रहे हैं, 3 जीन्स के बारे में बातचीत कर रहे हैं। यहाँ पे 3 जीन्स हैं ट्रेट के लिए, तो एबीसी लिख देते हैं, एबीसी 3 जीन्स है हमारे पास में ट्रेट के लिए, है ना। और आपको क्या बोला गया है, डोनर 1 डोनर 2, 2 डोनर्स लिए हमने। डोनर 1 क्यों है, उसके अंदर 2 डिजायरेबल जीन्स हैं विच आर प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम नंबर 2, तो डोनर 1 लिख देते हैं यहाँ पे D1। इसके लिए पास 2 जीन्स है, कौन कौन से, सेकंड क्रोमोसोम के ऊपर और फोर्थ क्रोमोसोम, तो डायरेक्टली लिख देता हूं मैं सेकंड क्रोमोसोम एंड फोर्थ क्रोमोसोम, ठीक है, ये हो गई एक बात। और डोनर 2 लिया है, डोनर 2 जो है उसके अंदर थर्ड क्रोमोसोम के ऊपर जो जीन है वो प्रेजेंट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बोथ द डोनर वर क्रॉस टू प्रोड्यूस अ बाय पेरेंटल F2 पॉपुलेशन, बाय पेरेंटल F2 पॉपुलेशन मतलब दोनों के पेरेंट जो है वो अलग अलग है, ठीक है। तो अब आपको पूछा गया है कि the theoretical expectation of the individual carrying all the desirable allele in homozygous condition is 1 out of, देखो सीधा सीधा क्या बोल रहा है, होमोजाइगस कंडीशन बतानी है आपको कि एक में एक ही होगी, 1 आउट ऑफ, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है 1 आउट ऑफ। तो देखो यहाँ सवाल क्या है, सिंपल सा क्वेश्चन ये है कि आपको 2 डोनर दे दिए गए हैं, 2 3 4, इस कंडीशन में आपको जीन्स चाहिए और आपके डिजायरेबल अलील्स चाहिए, और वो भी होमोजाइगस कंडीशन में होना चाहिए, सही है। तो हम मान के चलते हैं कि यहाँ पे क्योंकि बाय पेरेंटल है और बाय पेरेंटल से F2 पॉपुलेशन बनेगी, तो बाय पेरेंटल है मतलब कैपिटल ए एक पेरेंट से आया होगा, स्मॉल ए दूसरे पेरेंट से आया होगा, तभी हम बाय पेरेंटल बोलेंगे उसको। बाय पेरेंटल हो गया ना, एक आधा इधर आया आधा इधर से आया, तो कैपिटल ए स्मॉल ए, इसमें कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी, ये बेसिक हमारे पास में अरेंजमेंट है।
आगे की अगर अपन बात करें कि होमोजाइगस बनाना है आपको, अब होमोजाइगस कौन सा भी बनाना हो तुमको, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन अगर आपको होमोजाइगस बनाना है, ठीक है, तो होमोजाइगस दो कंडीशन में बन सकता है, या तो आप कैपिटल ए के लिए होमोजाइगस बनाओ, इसकी बात कर रहा हूं मैं अभी, वो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/4, या आप स्मॉल ए के लिए होमोजाइगस बनाओ, मतलब कैपिटल ए 1/4, स्मॉल ए भी कितने हो गया 1/4। तो ए के लिए कैपिटल ए या स्मॉल ए हो गया, बी के लिए कैपिटल बी स्मॉल बी हो गया होमोजाइगस, और सी के लिए कैपिटल सी स्मॉल सी हो गया। ठीक है, ये समझ में आ रही है बात। तो इसके बेसिस पे अगर हम पूरा प्रोसेस देखें तो 1/4 ए के लिए, 1/4 बी के लिए और 1/4 ही सी के लिए। इसके बेसिस पे जो हमारा क्वेश्चन निकल के आ रहा है कि ए के लिए प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/4 हेमोजाइगस होने के लिए, बी के लिए क्या होगी प्रोबेबिलिटी 1/4 और सी के लिए भी क्या होगी 1/4। इन तीनों को एक साथ चाहिए क्योंकि हम चाहते हैं होमोजाइगस कंडीशन हो। तो इसका पूरा एक्चुअल आंसर क्या हो जाएगा 4 इंटू 4 16 इंटू 4 64 1/64। ठीक है 1/64। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, एकदम से पकड़ पाना मुश्किल है थोड़ा, पर तुमको ये चीज समझ में आ रही होगी। ठीक है, अच्छा अब मैं अब यहाँ पे दूसरी पॉसिबिलिटी भी हो सकती थी क्या कि मैं स्मॉल एस पे, यहाँ पे मैंने कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी के लिए लिया है, और दूसरी पॉसिबिलिटी भी 1/64 ही होगी क्योंकि वो भी स्मॉल ए क्या होगा 1/4, स्मॉल बी 1/4, स्मॉल सी 1/4, वो भी 1/64 ही होगा। ठीक है, तो ये छोटी सी बात अपने को ध्यान रखना थी। लेट्स मूव ऑन। अगला क्वेश्चन, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, बताने की जरूरत नहीं है, पिछले मेथड्स इन बायो में उसमें हो चुका है। 2018 पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। In meiosis, an inversion in one member of the pair of homologous chromosome will most likely lead to which of the following? तो पेरिसेंट्रिक पैरासेंट्रिक इन्वर्जन के बारे में बात कर रहा है ये, और पेरिसेंट्रिक पैरासेंट्रिक इन्वर्जन पे अपन ने ऑलरेडी डिस्कशन कर लिया है, पिछली वीडियोस में है सागर सीरीज के इसमें ही, तो वो वहीं से देख लेना। बट हाँ ऑब्वियसली पेरिसेंट्रिक पैरासेंट्रिक इन्वर्जन में क्या होता है, मेजरली हम बात करते हैं क्रोमोसोम विद डुप्लीकेशंस एंड डेफिशिएंसीज जो होता है उसका रीजन है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, in a cross between two black Labrador retrievers, the phenotypic ratio of the offspring is 9 black, 3 chocolate puppies and 4 yellow puppies. This is an example of, तो भाई साहब ये आपका एग्जांपल पार्शियल रेसेसिवनेस का एग्जांपल तो नहीं दिख रहा है, ये 9 ब्लैक 4 येलो पपीज, तो ये आपका क्या है, एक बहुत ही ज्यादा रेसेसिव ट्रेट है, और ये एक आपका क्या है डोमिनेंट ट्रेट है। लेकिन यहाँ पे रेसेसिव डोमिनेंट का जो सेटअप है ये इतना ईजी नहीं है। यहाँ पे बेसिकली चल क्या रहा है, यहाँ पे चल रहा है आपका कुछ ऐसा, ये ए है, ए से बी बना और बी से सी बना, यहाँ पे एक जीन है एक्स, यहाँ पे एक जीन है वाई, ये दोनों अगर डोमिनेंट स्टेट में है तब तो ये ब्लैक कलर दे रहे हैं, सी जो है ये एक्सप्रेस कर रहा है और ब्लैक कलर दे रहा है। लेकिन अगर मान लो यहाँ पे, अब मेरे पास क्या क्या अरेंजमेंट होते हैं जब मैं डायहाइब्रिड क्रॉस की बात करता हूँ, क्योंकि दो है यहाँ पे, तो कैपिटल एक्स जो है और स्मॉल एक्स हो, या कैपिटल एक्स हो, ये दोनों ही केस में यहाँ पे क्या होगा डोमिनेंट फिनोटाइप आएगा कैपिटल एक्स, ऐसे ही कैपिटल वाई हो, कैपिटल वाई स्मॉल वाई हो, फिर क्या आएगा। लेकिन अगर यहाँ पे स्मॉल एक्स हो गया तो फिर यहाँ क्या हो जाएगा, ये कब होता है जब आपका ये स्मॉल एक्स कैपिटल वाई या स्मॉल एक्स कैपिटल वाई या स्मॉल एक्स स्मॉल वाई कैपिटल वाई। इसका मतलब क्या है, इन तीन केसेस में ए से बी बनाने वाला जीन रेसेसिव है, चाहे इधर डोमिनेंट भी क्यों ना हो, मतलब ये वाई डोमिनेंट भी क्यों ना हो, लेकिन अगर आपका इधर एक्स जो है वो ही रेसेसिव हो गया तो यहाँ पे ए से बी नहीं बनेगा, और बी नहीं बनेगा तो वाई कुछ काम ही नहीं कर पाएगा। इस वजह से इन तीन केसेस के अलावा स्मॉल एक्स स्मॉल वाई इन चार केसेस में आपका येलो कलर देखने को मिलता है। और बाकी केसेस में तीन चॉकलेट कलर क्यों आ रहे हैं, क्योंकि तीन चॉकलेट इसलिए आ रहे हैं क्योंकि एक्स तो काम कर रहा है, कैपिटल एक्स तो है, तीन चॉकलेट आने का कारण है कैपिटल एक्स स्मॉल वाई कैपिटल एक्स स्मॉल वाई स्मॉल एक्स कैपिटल एक्स स्मॉल वाई, इन तीनों में एक्स है तो बी से आपका चॉकलेट कलर आ रहा है, सी से येलो कलर आ रहा है, सॉरी सी से ब्लैक कलर आ रहा है, ए से आ रहा है येलो कलर, ऐसे क्या आ रहा है येलो कलर, जब ना तो एक्स काम कर रहा है ना ही वाई काम कर रहा है। तो जब एक्स काम नहीं करेगा तो वाई काम नहीं करेगा, और जब दोनों ही नहीं करेंगे काम तो कुछ भी काम नहीं करेगा, एंड दैट्स व्हाई इसको बोलते हैं रेसेसिव एपिस्टेसिस। ठीक है, पढ़ा होगा तुमने इसके बारे में रेसेसिव एपिस्टेसिस, कि एक रेसेसिव होने की वजह से डोमिनेंट भी काम नहीं कर पाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, what will be the probability of obtaining a plant with a capital A small a capital B small c capital C genotype from a trihybrid cross? ठीक है, बना लेते हैं भैया इसको, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दे रखा है, कुछ ऐसा ये हमारे पास में दे रखा है, ये रहा कैपिटल ए कैपिटल बी, मतलब तीनों हेट्रोजाइगस है। आपसे बोला है कि कैपिटल ए स्मॉल ए आना चाहिए, तो कैपिटल ए स्मॉल ए, जब कैपिटल ए स्मॉल ए से क्रॉस करे तो कैपिटल ए स्मॉल ए इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है
2/4 है ना। अब मोनो हाइब्रिड क्रॉस बनाओ, इसको ज्यादा लोड मत लो। बी की बात करते हैं, बी में क्या चाहिए, कैपिटल बी कैपिटल चाहिए, कैपिटल बी स्मॉल बी जब क्रॉस करे कैपिटल बी स्मॉल बी से, तो कैपिटल बी आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/4। और कैपिटल सी स्मॉल सी जब क्रॉस करे कैपिटल सी स्मॉल सी से, तो वापस से कैपिटल सी स्मॉल सी आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 2/4। अभी मैंने कट नहीं करा है, क्यों, क्योंकि सारा 64 के टर्म्स में चल रहा है। मल्टीप्लाई कर दो इसको पूरा, क्योंकि तीनों एक साथ चाहिए अपने को, तो कितना हो गया 4/64। ये रहा आंसर, 4 आउट ऑफ 64। अब तुम यहाँ पे काट पेट दोगे, पहले ये 1/2 कर दोगे, इसको 1/2 कर दोगे, फिर क्या है, टेंशन में आ जाओगे कि यार आंसर तो आ नहीं रहा है, 1/1 ये 2 टू द 8 8 टू द 16, 1/16 कर दोगे। देखो ना यहाँ पे सब 64 में है, तो फिर काटने की जरूरत ही नहीं है, तो इसलिए ऑप्शंस को पहले ही पढ़ लिया करो साथ में। अगला 2018 आखिरी पार्ट चालू कर रहे हैं, पार्ट बी, पहला सवाल। द डिलीशन ऑफ जीन एक्स इन द माइस, द डिलीशन ऑफ जीन एक्स इन द माइस did not result in any abnormality. Okay. Further, to investigate the function of the gene, at least 5 null mice of the same sex are needed. है ना? What is the minimum number of pups for from heterozygous parents to be screened to obtain the required number? देखो, एक्स जीन के बारे में बात की गई है, उसको डिलीट किया गया, लेकिन उससे कोई भी बदलाव देखने को नहीं मिला, कोई भी बीमारी नहीं हुई। हमको उसको और इन्वेस्टिगेट करना है कि उसका एक्चुअल फंक्शन क्या है जीन का, तो इसके लिए हमको मिनिमम कितने, एटलीस्ट 5 नल माइस चाहिए। नल माइस जिसके अंदर वो पूरी तरीके से काम ना करे, है ना, नल नॉकआउट माइस, नल माइस ना, जो कि सेम सेक्स के होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, सेम सेक्स के होना चाहिए। तो कितने चाहिए, देखो अब जब भी आपको डिलीटेड एक्स चाहिए तो कैपिटल है स्मॉल है, या इसको ऐसे करो कि डिलीटेड एक्स का मतलब क्या है, डिलीटेड एक्स का मतलब है आपका कि स्मॉल ए, या आसान भाषा में स्मॉल एक्स, क्योंकि कैपिटल एक्स जो है क्या है आपका काम करने वाला है, इसको जब म्यूटेट कर रहे हो, डिलीशन कर रहे हो, तो वो स्मॉल एक्स मान लेते हैं, या स्मॉल ए मान लेते हैं। ठीक है, तो जब आपका कैपिटल एक्स स्मॉल एक्स वाला हेट्रोजाइगस पेरेंट दूसरे कैपिटल एक्स स्मॉल एक्स से क्या करता है, मेट करता है, तो उसमें स्मॉल एक्स बनाने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 1/4, है ना, यही होती है, 1/4 होती है। तो ये नल माइस हो गया 1/4, ये लिखा हुआ नल माइस होने के लिए हमको क्या चाहिए, स्मॉल एक्स चाहिए। यहाँ तक समझ में आ रहा है, बट हमको 5 चाहिए ऐसे, तो इसको मल्टीप्लाई कर देते 5 से, क्योंकि एटलीस्ट 5 नल माइस चाहिए ना, एटलीस्ट 5 नल माइस चाहिए, मतलब ये कितना हो गया 1/4 इंटू 5, तो 1/4 इंटू 1/4 इंटू 1/4 इंटू 1/4, या डायरेक्टली भी अगर तुम मल्टीप्लाई कर रहे हो इसको, तो ये हो गया आपका 5/20। पावर में नहीं लाना है ना, मल्टीप्लाई में लेना है, क्यों, क्योंकि 5 माइस और सबका जो जीनोटाइप है वो स्मॉल एक्स, तो 20 में से 5 हमको मिल जाएंगे, लेकिन ये क्या होंगे, या तो ये फीमेल होंगी या ये मेल होंगे। तो हमको कैसे पता होगा कि सेम सेक्स के हैं, क्योंकि 5 हो सकता है 2 फीमेल हो 3 मेल हो, या 1 फीमेल हो 4 मेल हो, या 4 फीमेल हो 1 मेल हो। तो हम यहाँ पे 20 नहीं लगा सकते, क्योंकि 20 से हमको ये श्योरिटी नहीं मिलेगी कि सेम सेक्स के मिले। तो हमको क्या करना पड़ेगा, हम ये मान के चलेंगे कि 5 चाहिए, तो 5 मेल वाले भी चाहिए और 5 फीमेल वाले भी चाहिए। तो मिनिमम 5 मेल और मिनिमम 5 फीमेल प्राप्त करने के लिए आपको कितने चाहिए, 5 इंटू 2, आई मीन सॉरी 5/20 इंटू 2, कितना हो गया ये 10/40। अब ये जो 10 है, इसमें श्योरली 5 या तो फीमेल्स होंगी या 5 क्या होंगे, मेल्स होंगे, और वही हमको चाहिए, क्योंकि ये हमारी प्रोबेबिलिटी निकाल रही है ना कि 20 में से 5 तो होंगे ही होंगे कोई एक, एंड दैट्स व्हाई 10/40। तो मिनिमम कितने चाहिए अपने को, 40 चाहिए, जिसमें से हम श्योर हो जाए कि हाँ कोई भी 5 हमको सेम सेक्स के नल माइस मिल जाएंगे। आई होप ये समझ में आया होगा, थोड़ा मजेदार सवाल था ये। अगला सवाल, पेरेंट हु अपीयर नॉर्मल हैव अ चाइल्ड विद सिकल सेल एनीमिया। ओके, तो इनका भाई साहब बच्चा जो है वो स्मॉल है, अगर स्मॉल है तो एक मम्मी से आया होगा, एक पापा से आया होगा, और ये दोनों हेट्रोजाइगस रहे होंगे, तभी ये अपना एलील दे पाए होंगे बेटे को, और इस वजह से ये दोनों क्या है, नॉर्मल है। ये बोला इन्होंने कि पेरेंट्स हु अपीयर नॉर्मल हैव अ चाइल्ड विद सिकल सेल एनीमिया व्हिच इज एन ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट। द वुमन बिकम प्रेग्नेंट अगेन एंड इज टोल्ड दैट शी इज कैरिंग फ्रेटर्नल ट्विंस, मतलब 2 बच्चे लेके भैया उनका ट्विंस है, और फ्रेटर्नल ट्विंस मतलब आपका मोनोजाइगोटिक जाइगोटिक में नहीं जा रहे, डायरेक्टली बोलते हैं। प्रोबेबिलिटी क्या है कि दोनों जो ट्विंस होंगे वो सिकल सेल एनीमिया डेवलप करेंगे। सिकल सेल एनीमिया डेवलप करने के लिए 1/4 प्रोबेबिलिटी चाहिए, तो एक के 1/4 होने की प्रोबेबिलिटी और दूसरा भी साथ में 1/4 की प्रोबेबिलिटी का हो, और साथ नहीं हो क्योंकि ट्विंस दोनों एक साथ ही होंगे, तो ये कितना हो गया 1/16।
तो इसका आंसर कितना हो गया 1/16। 1/16 प्रोबेबिलिटी है कि दोनों जो उसके बच्चे होंगे वो क्या होंगे, सिकल सेल एनीमिया से ग्रसित होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नाउ दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एंड वेरी इजी वन एज वेल, क्योंकि इन्होंने बहुत आसान क्वेश्चन दिया, नेट जैसे लेवल के क्वेश्चन नहीं है, ये आसान ही है। देखो, द फॉलोइंग कैटेगरी शो द इनहेरिटेंस ऑफ द ह्यूमन डिजीज। What is the most likely mode of inheritance for this trait and what will be the probability that the son of 3-1 ये है, son of 3-1 would be affected by the disease if 3-1 is known to be a carrier। देखो कैरियर है, डॉट से पता चलता है ना कैरियर है ये, तो फीमेल कैरियर है ना। और यहाँ पे देखो सारे मेल्स अफेक्टेड है, तो फीमेल कैरियर है, मेल अफेक्टेड है, मतलब ये सेक्स लिंक्ड है डेफिनेटली। फीमेल कैरियर होने के बाद में मेल अफेक्टेड हो, मेल इधर अफेक्टेड है, तो यहाँ पे फीमेल कैरियर है, यहाँ पे ये एक्स डॉट एक्स लिख देता हूं मैं। यही वाला एक्स इसने अपने बेटे को दे दिया होगा, एक्स डॉट जो खराब एक्स था, और पापा से वाई मिलता है, पापा से वाई मिला और ये अफेक्टेड हो गया। ये वाली फीमेल अफेक्टेड क्यों नहीं है, क्योंकि पापा से इसको एक नॉर्मल एक्स तो मिला ही मिला होगा, चाहे मम्मी से अफेक्टेड एक्स भी क्यों ना मिल जाए तो भी कैरियर ही बनेगी, लेकिन यहाँ पे कैरियर नहीं, इसका मतलब इसको मम्मी से क्या मिला, नॉर्मल एक्स ही मिला है, और पापा से भी नॉर्मल एक्स मिला है जो काम कर रहा है। नाउ यहाँ पे कैरियर है, कैरियर क्यों है, क्योंकि इसके पापा जो थे तो पापा हमेशा क्या देंगे, फादर अफेक्टेड है तो मदर जो बच्ची होगी वो हमेशा क्या होगी, सेक्स लिंक्ड में या एक्स लिंक्ड में कैरियर ही होगी, क्योंकि पापा एक ही एक्स दे सकते हैं, तो वो भी कौन सा दिया उन्होंने, खराब वाला। और मम्मी क्या नॉर्मल है तो उन्होंने दिया ये एक्स। यहाँ पे पापा ऑलरेडी डिफेक्टिव है, एक्स वाई, तो डिफेक्टिव पापा है, मम्मी के पास में एक डिफेक्टिव अरेंजमेंट है, तो यहाँ से पापा ने अपना वाई दे दिया, लेकिन मम्मी ने क्या कर दिया, यहाँ पे एक्स खराब वाला दे दिया। सही वाला भी दे सकती थी वो, अगर वो सही वाला दे देती तो यहाँ पे एक गोला डब्बा जो था भरा हुआ नहीं होता, मतलब वो खराब वाला एक्स लेके बैठा हुआ है बच्चा, तो पापा से वाई मिला उसको। तो सेक्स लिंक रेसेसिव है ये, क्योंकि कैरियर रेसेसिव में बात की जाती है, और प्रोबेबिलिटी कितनी है उसकी 0.5। ठीक है, देखो लिखा है ना, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सन ऑफ 3 वुड बी अफेक्टेड बाय द डिजीज इफ, है ना 0.5 क्यों है, 0.5 इसकी है और 0.5 अनअफेक्टेड होने की है, दिस इज द केस। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, in a given population 1 out of 400 individual have cancer caused by the recessive allele P। तो 1 out of 400 रेसेसिव एलील P के द्वारा ग्रसित है, बट रेसेसिव एलील P जो है, अब ये देखो यहाँ पे इन्होंने बोला है हैप्लॉइड, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन दी है वो डिप्लॉइड में दे रखी है, क्योंकि 1 out of 400 इंडिविजुअल बोलते ही ये डिप्लॉइड हो गया, मतलब ये क्यू स्क्वायर की वैल्यू है। रेसेसिव एलील P से बोला तो तुम, वैसे हम क्यू स्क्वायर से बोलते हैं ना हार्डी-वेनबर्ग में, तो क्यू स्क्वायर लिखा कितना 1 out of 400, इसको सॉल्व आउट किया तो ये आया 0 पॉइंट लगाया तो 10, फिर एक 0 दूसरा 0 और इसको इससे काट दिया तो 2.5 हुआ, तो ये 25 हो गया। 2.5 तो लिखेंगे नहीं ना, 2.5 25 हो, 0.025 हो गया। तो क्यू स्क्वायर आया 0.025। क्यू स्क्वायर अगर 0.025 है तो क्यू कितना हो जाएगा, क्यू इज इक्वल्स टू अंडर रूट 0.0025। इसको अंडर रूट करेंगे तो देखो यहाँ पे आराम से जा सकता है, 25 का स्क्वायर अंडर रूट कितना हो जाएगा 5, और 0.00 का क्या हो जाएगा 0.05। सही है, 0.05। तो Q की वैल्यू कितनी आई 0.05 आई। अब Q की वैल्यू अगर 0.05 आई है तो P कितना हो जाएगा, अब P प्लस Q इज इक्वल टू 1 होता है, तो ये कितना हो जाएगा 0.95। हमसे क्या पूछा है, what is the expected proportion of individual who carry the P allele but do not develop cancer। इसका क्या मतलब है, हेट्रोजाइगस पूछा है हमसे कि P allele तो हो बट कैंसर ना हो। तो हेट्रोजाइगस क्या होता है 2PQ, 2 into P, P कितना दिया है 0.95, अभी निकाला 0.95, Q कितना निकाला 0.505, ये रहा 0.05, मल्टीप्लाई कर दो सबको, 0.95 into 5 कितना हो गया है 0.1, ठीक है 0.095, 0.095 यही हुआ। ये किस पे है, फ्रीक्वेंसी हमेशा एट द स्केल ऑफ 1 चलती है, तो ये हुआ एट द स्केल ऑफ 1 की स्केल पे 0.095, लेकिन हमको तो 400 इंडिविजुअल में से पूछा है, तो 400 इंडिविजुअल में से पूछा है तो 0.095 को मल्टीप्लाई कर दो 400 से, 400 से मल्टीप्लाई किया 1 2, तो ये हो गया 1 0 कैंसिल, 1 0 कैंसिल, ये इधर बढ़ा तो ये आया 9.5 इंटू 4, तो 9 4 सा कितना होता है 36, 0.5 0.5 1 0.5 0.5 2, 4 बार है ना क्योंकि मल्टीप्लिकेशन, तो कितना आ गया 38। तो 38 आउट ऑफ 400 जो है वो क्या है आपके कैरियर्स होंगे, जब ये आपका 1 आउट ऑफ 400 क्या है क्यू स्क्वायर की वैल्यू है। ध्यान रखना क्यू स्क्वायर की वैल्यू है, क्यू की वैल्यू नहीं है।
ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। कलर ब्लाइंडनेस इन ह्यूमन बीइंग इज एन एक्स लिंक ट्रेट, हम जानते हैं बात। अ कलर ब्लाइंड मेल हैज अ 45x डॉटर हु इज आल्सो कलर ब्लाइंड। ओके, एक कलर ब्लाइंड मेल है, बना देते हैं कलर ब्लाइंड मेल, उसकी एक डॉटर है जो कि 45x है, मतलब इसको क्या है, टर्नर सिंड्रोम है। तो भैया पिताजी से तो एक्स मिला ही होगा इसको, तभी तो इसके अंदर कलर ब्लाइंडनेस आया, कलर ब्लाइंडनेस है ना इसके अंदर। तो पिताजी से एक्स मिला जिसकी वजह से कलर ब्लाइंडनेस आया। माता जी से इसको एक्स नहीं मिल पाया, तभी तो ये टर्नर पे रह गई। तो पूछा गया है कि द नॉन डिसजंक्शन दैट लीड टू द 45x डॉटर अकर्ड इन विच पेरेंट एंड इन विच मियोटिक डिवीजन। तो डेफिनेटली पेरेंट तो तुमको समझ में आ ही गया है, अब पेरेंट समझ में आ गया तो कुछ बचा ही नहीं है। ब्रदर पता नहीं क्यों दिया उन्होंने पगलों ने, है ना। मदर, और मदर निकाल लिया, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, सिंपल आंसर फर्स्ट मियोटिक डिवीजन। सेकंड मियोटिक डिवीजन तुमको पता है कि उतना ज्यादा लीथल नहीं होता है, फर्स्ट ज्यादा लीथल होता है, और वैसे भी ज्यादा लोड लेना नहीं था, एक ही ऑप्शन में मदर था। नेक्स्ट, लिंकेज डिसइक्विलिब्रियम डिके इज। तो बेसिकली लिंकेज डिसइक्विलिब्रियम जो है, ये कॉन्सेप्ट इस बारे में बात करता है दैट सम एलील्स टेंड टू पास टुगेदर फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट, फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट देन द अदर्स। कुछ अलील्स जो होती है उनके अंदर क्या होता है, लिंकेज इतना ज्यादा रहता है कि वो यूजुअली एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ज्यादा यूजुअल पास करती है, अगर हम दूसरों से कंपेयर करते हैं तो। और लिंकेज डिसइक्विलिब्रियम डीके का क्या मतलब होता है कि उनके अंदर वो लिंकेज जो है वो खत्म होता जा रहा है, मतलब रिकॉम्बिनेशन हो रहा है। तो रिकॉम्बिनेशन कब होता है, रिकॉम्बिनेशन तब होता है जब आप नए नए कॉम्बिनेशन के साथ में मैटिंग करते हो। क्योंकि आपका कॉम्बिनेशन जो है, मान लो ए बी सी है, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, आपने एक दूसरे मैटिंग करी कि स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी वाले के साथ, तो आपके अंदर रिकॉम्बिनेशन हो सकता है। और रिकॉम्बिनेशन जब दूसरी मैटिंग की बात करें तो हमेशा क्या होगा, ये आउट क्रॉसिंग होगी। क्या होगी, आउट क्रॉसिंग होगी। और यही कारण है, अब देख लेते हैं, मच रैपिड इन आउट क्रॉसिंग देन इन सेल्फ स्पीशीज। सेल्फिंग से तो ऑब्वियसली सेल्फिंग में क्या रहता है, हमारे एक जैसे ही तो जेनेटिक अरेंजमेंट है। जब एक जैसे जेनेटिक अरेंजमेंट है, एक जैसे अलील्स है सेल्फिंग में, तो फिर वो वही लिंकेज बार बार चलता रहेगा और डीके वहां पे स्लो होगा। लेकिन जब आप एक अलग ऑर्गेनिज्म के साथ में, ऑब्वियसली आपकी स्पीशी का होना चाहिए, बट उसके एलिल्स जो होना चाहिए वो अलग होना चाहिए। जब आप उसके साथ में रिप्रोड्यूस करते हो तो आप आउट क्रॉस करते हो, और आउट क्रॉस करते हो तो आपका क्या होता है, लिंकेज डिसइक्विलिब्रियम डीके तेज होता है। ध्यान रखना क्या होता है, तेज होता है। और दैट इज द वेरिएशन आल्सो। आई होप ये समझ में आया हो। लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। In an ordered tetrad analysis, if the two genes are not linked, the dash will be almost equal. तो ऑर्डर टेट्राड एनालिसिस की कहानी में क्या होता है सर, आपका तीन बातें करते हैं। पेरेंटल डाई टाइप, जिसमें हम बोलते हैं कि जो पेरेंटल कॉम्बिनेशन है वही वापस रिपीट हो गया। नॉन पेरेंटल डाई टाइप, इसमें हम बोलते हैं कि सारे जो आपके रिकॉम्बिनेंट्स हैं वो सारे देखने को मिल रहे हैं, रिकॉम्बिनेंट्स आए यहाँ पे, नॉन पेरेंटल डाई टाइप। और टेट्रा टाइप होता है, टेट्रा टाइप में क्या होता है, टेट्रा टाइप में क्या होता है सर, टू, सम ऑफ देम आर पेरेंटल, सम ऑफ देम आर योर रिकॉम्बिनेंट। सो अगर आपके यहाँ पे बोल रहे हैं कि आपके जो दोनों जीन्स है वो लिंक्ड नहीं है, जो दोनों जीन्स है वो लिंक्ड नहीं है, तो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना है कि आपका पेरेंटल डाई टाइप अगर बार बार रिपीट हो, इसका मतलब कंप्लीट लिंकेज है, वो दोनों जीन्स जो है वो बहुत ज्यादा लिंकेज पे हैं और इसलिए बार बार एक के बाद एक जनरेशन में साथ में जा रहे हैं। नॉन पेरेंटल डाई टाइप अगर उन दो जीन्स के लिए देखने को मिल रहा है, इसका मतलब है कि उनके अंदर नो लिंकेज है, नो लिंकेज। लेकिन यहाँ पे एक चीज जो है वो ध्यान रखने वाली कि नॉट लिंक्ड तो बोला है उन्होंने, लेकिन उन्होंने ये नहीं समझाया है कि वो कितने, एक क्रोमोसोम पे बात करें, दो क्रोमोसोम पे बात कर रहे हैं, तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट भी यहाँ पे लग सकता है। एंड दैट्स व्हाई यहाँ पे हम बोलेंगे कि पेरेंटल डाई टाइप आने की प्रोबेबिलिटी भी और नॉन पेरेंटल डाई टाइप आने की प्रोबेबिलिटी जो है वो बराबर है। मतलब क्योंकि हमको पता नहीं कि लिंकेज कितना है या बिल्कुल भी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, बीच का रास्ता डिप्लोमेटिक आंसर देंगे कि दोनों के चांसेस बराबर है। टेट्रा टाइप बिल्कुल अलग आ जाता है, इसका कोई लेना देना ही नहीं है। टेट्रा टाइप यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी पेरेंटल डाई टाइप, यहाँ पे भी टेट्रा टाइप अलग कहानी है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। Assume that a marker M1 is present 5 cm away from one side of the gene X, a desirable allele of the gene। ठीक है, बना लेते हैं। यहाँ पे एक मार्कर है M1 और ये हमारे X जीन जो कि डिजायरेबल जीन है कैपिटल X, उससे 5 सेंटीमॉर्गन दूर है, मतलब इसके अंदर रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, 0.05 की रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी हो गई, है ना, 0.05। अरे यार ये चल ही नहीं रहा है, अभी ठीक है, 0.05 की रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी।
आगे क्या बोला है, वाइल द मार्कर M2 भी एक मार्कर है जो कि आपका 10 सेंटीमॉर्गन की दूरी पे है, तो इसके अंदर रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी होगी 0.1%, 0.1% नहीं 1%, क्या बोल रहा हूँ 1%, 1.0%, ये दोनों हो गई 0.05 और 1.0%। द डोनर जीनोटाइप, डोनर का जीनोटाइप बोल दिया आपको M1 M1 XX M2 M2, M1 M1 ऐसे करके लिखा होगा ना, M1 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 कैपिटल X M2 M2। इसके साथ रेसिपिएंट जो है वो है स्मॉल m1 XX M2 M2। तो इसको कैसे बनाओगे, इसका क्रॉस करवाया आपने, इसको दूसरे कलर से लिखते हैं, व्हाइट कलर से लिख देते हैं, क्या स्मॉल m1 स्मॉल m1 स्मॉल x स्मॉल m2 स्मॉल m2। जब आप इन दोनों को क्रॉस करवाओगे तो क्या होगा, आपका आधा डीएनए इधर से आएगा, आधा डीएनए इधर से आएगा, अरे क्लोन हो ना भैया, नहीं चल रहा, चलो मैं इसी को उठा के दे लेता हूँ। आधा डीएनए इधर से आ गया और आधा डीएनए आपका इधर से आ गया, ये आपके पेरेंट जो बच्चा बनना था वो बन गया, है ना। डोनर और रेसिपिएंट से आपने क्या बना लिया, सेटअप बना लिया। नाउ क्रॉस किया गया है इन दोनों इंडिविजुअल्स के बीच में। अब F1 जो है उसको फिर अब क्रॉस कर रहे हैं वापस से, द F1 इज क्रॉस टू द रेसिपिएंट, ठीक है। तो रेसिपिएंट से क्रॉस किया तो ये F1 बन गया हमारा, बाकी हटा रहा हूं मैं ना, ये F1 बना हुआ है हमारे पास में। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको वापस से रेसिपिएंट से क्रॉस करवा रहे हैं। रेसिपिएंट क्या है, आपका पूरा का पूरा रेसेसिव है, तो रेसिपिएंट अगर रेसेसिव है तो वापस से रेसिपिएंट बना दो यहाँ पे। दूसरा तरीका भी इसको सॉल्व करने का वो भी बताऊंगा, लेकिन पहले जो एक फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है वो समझ लो। आपसे पूछा गया था F1 is cross the recipient, the progeny of this cross had 1000 plants. How many plants from this progeny will have both the marker M1 and M2 present while the desired gene is absent? तो देखो यहाँ पे क्या बोला गया है कि टारगेट जो है हमारा M1 M2 तो होना चाहिए, लेकिन आपका डिजायर्ड X जीन नहीं होना चाहिए। इसका क्या मतलब है कि ये चाहिए, ये भी चाहिए, लेकिन ये सेंट्रल अलील नहीं चाहिए। इसका मतलब ऐसा होना चाहिए कि इनके अंदर रिकॉम्बिनेशन हो गया हो, क्योंकि सामने तो यही मिलने वाला है ना, तो रिकॉम्बिनेशन यहीं पे करवाना पड़ेगा आपको गैमेट्स बनाते वक्त। तो रिकॉम्बिनेशन में क्या गैमेट बन सकता है हमको, जिसमें ये दोनों मिले और ये ना मिले, तो हमारा सही क्या होगा कि ये कैपिटल एक्स जो है ये ऊपर चला जाए, कैपिटल एक्स जो है ये ऊपर आ जाए और स्मॉल एक्स नीचे आ जाए, एक ये बन जाएगा। तो M1 स्मॉल एक्स M2 यही चाहिए हमको, ये मिल जाएगा हमको, है ना। लेकिन यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखना पड़ेगी कि दूसरा वाला ये प्रोसेस भी है कि एक जो गैमेट बनेगा वो ये वाला बनेगा, तो ये हमारा जो डिजायर्ड गैमेट है वो है, और एक गैमेट ये भी बनेगा, तो दोनों का प्रोसेस देखना पड़ेगी। तो अब क्या है आपके पास में, ये डबल क्रॉसओवर है, क्योंकि बीच की एलील जब शिफ्ट, ऐसे लगता है कि बीच की एलील शिफ्ट हो रही है लेकिन आसपास की एलील शिफ्ट हो रही है, तो इसके अंदर डबल क्रॉसओवर चल रहा है ऐसा वाला। और डबल क्रॉसओवर अगर चल रहा है, डबल क्रॉसओवर समझते हो ना, ऐसे करके ये डबल क्रॉसओवर है, तो हमको लग रहा है कि बीच वाली एलील चेंज हुई है लेकिन हुआ डबल क्रॉसओवर है। तो डीसीओ का क्या मतलब होता है, डीसीओ डबल क्रॉसओवर होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ SCO1 मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ SCO2। SCO1 कितना है 0.05 और ये क्या है 1.0, तो कितना आ गया 0.05। ये डीसीओ होने की प्रोबेबिलिटी है कितने में, अगर 1000 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, 1000 से मल्टीप्लाई करा तो कितना हो गया है 0.005 हो गया, 0. हाँ, क्योंकि एक पॉइंट इधर से भी आएगा 0.005। 1000 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 5। तो 5 ऐसे इंडिविजुअल्स होंगे जिनके अंदर ये डीसीओ के कॉम्बिनेशंस बनेंगे, और ये 5 जो है ये दोनों मिला के हैं, ध्यान रखना ये दोनों मिला के 5 है। तो अगर ये दोनों मिला के 5 है तो हमारा वाला कितना है, आधा, 5 का आधा कितना हुआ 2.5, और 2.5 तो यहाँ पे आंसर में ही नहीं है कहीं पे, और 2.5 आंसर में है ही नहीं, तो फिर आपका क्लोजेस्ट क्या हो गया 0। आई बात समझ में। हाँ, अगर आप इसको कंसिडर करते हो कि ये पूरा डीसीओ पूरा है तो फिर 5 भी लगा सकते थे, लेकिन 5 गलत ऑप्शन है, ऑब्वियसली 0 इज द करेक्ट आंसर। आई होप ये समझ में आया होगा, अच्छा सवाल था ये। नेक्स्ट नेट का क्वेश्चन था ये वैसे। अज्यूम जीन ए इज डोमिनेंट ओवर स्मॉल ए एंड B1 इज को डोमिनेंट ओवर B2, ठीक है, इन अ पिट्यूना। क्रॉस किया गया है A1 कैपिटल है B1 B2, और इधर क्या है क्रॉस, ये भी B1 B2 है और ये स्मॉल है। देखो इस क्रॉस का जब भी रिजल्ट होगा तो यहाँ पे तो कैपिटल ए ही आना है फिनोटाइप, यहाँ पे आपका कोडोमिनेंट आ सकता है। तो आपसे पूछा गया है assuming that there is no gene interaction, तो जीन इंटरेक्शन तो है ही नहीं, वरना हमारे पास में दूसरे ऑप्शन हो सकते हैं। द प्रोजेनी विल सेग्रीगेट इन द फिनोटाइपिक रेशियो ऑफ व्हाट,
यहाँ पे फिनोटाइप हमेशा ए रहेगा, तो ये तो 1 ही है, इसको लोड ही नहीं लेना है। B1 B2 B1 B2, अगर यहाँ पे B1 और B2 की बात करें हम लोग, तो ये पूरा का पूरा कोडोमिनेंट है, और कोडोमिनेंट का रेशियो क्या होता है, जीनोटाइप हो गया फिनोटाइप 1:2:1, तो 1:1:2:1 कितना हो गया, 1:2:1। ये समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज की कहानी का आखिरी सवाल। One of the following conditions eliminate the possibility of horizontal gene transfer from the transgenic plant. Single copy nuclear event। तो हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर का क्या मतलब है? हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर का मतलब है कि उसी जनरेशन में, सेम जनरेशन में ट्रांसफर हो जाना जीन का। तो सिंगल कॉपी न्यूक्लियर इवेंट ये बिल्कुल हो सकता है कि आपका जीन जो है वो अपनी जगह छोड़ के दूसरे वाले उसी जनरेशन के दूसरे प्लांट में या कैलस वगैरह में चला जाए। मल्टी कॉपी न्यूक्लियर इवेंट जब सिंगल कॉपी में हो सकता है तो मल्टी कॉपी में भी हो सकता है। प्लाज्मिड ट्रांसफॉर्मेशन इवेंट ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, क्योंकि प्लाज्मिड का जो ट्रांसफॉर्मेशन आप कर रहे हो वो आप उस स्पेसिफिक जगह के लिए कर रहे हो, और वो अगली जनरेशन में कॉपी के थ्रू ही जाएगा, मतलब रिपीट होके जाएगा, रेप्लिकेट होके जाएगा। मार्कर फ्री इवेंट, मार्कर फ्री इवेंट का कोई लेना देना ही नहीं है। खैर ये भी ऑप्शन हो सकता है कुछ बुक्स में या कुछ रिसर्च पेपर में, मार्कर फ्री इवेंट को भी आपका हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर जो एलिमिनेट करने की एक पॉसिबिलिटी बताइए। बट देखो इसमें एक ध्यान रखना, आपको शो नहीं होगा, क्योंकि मार्कर अगर सिलेक्टेबल मार्कर ही नहीं है तो आपको पता नहीं चलेगा कि आपका जीन वहां पे है या नहीं है, तो ये शो नहीं होगा, बट इसमें जाने के चांसेस तो है कि वो हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर कर सकता है। तो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ डीबीटी पीवाईक्यू 2018। कहानी कल होगी हमारी 2017, 16, 15 और 14 की, अगर आप चाहेंगे तो। इसी के साथ मिलते हैं आपसे कल जेनेटिक्स पार्ट 2 के साथ में। अच्छे से तैयारी करो, मजे से तैयारी करो, खुश रहो, क्यूरियस रहो और क्वेश्चन करते रहो। क्वेश्चन मतलब ये वाले क्वेश्चन नहीं, हर चीज पे क्वेश्चन करते रहो, क्या है, क्यों है, कैसे है, कब है, कहाँ है और हमारे लिए क्या है उसके अंदर। तो इसी के साथ आज की कहानी खत्म करते हैं। आपने मुझे इतना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। सी यू टुमारो, टेक केयर। अच्छे से स्ट्रेटेजी फॉलो करो। मिलते हैं, कब मिलते हैं? 20 तारीख को मिलेंगे यार। चलो टेक केयर।